हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद अनैज। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों कलाम एकेडमी के द्वारा एक पेपर आयोजित करवाया गया था 2 जून 2025 को। इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सेकंड ग्रेड का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके रिगार्डिंग ये पेपर आपका होने वाला है दोस्तों, जो कि आपका मेजर टेस्ट 1 है। हालांकि इसमें राजस्थान जीके और राजस्थान करंट अफेयर के सवाल ही पूछे गए थे। तो यहाँ पर हम 100 सवालों की चर्चा करेंगे और ये 100 सवाल आपके दोस्तों राजस्थान की करंट अफेयर और राजस्थान जीके से संबंधित होने वाले हैं। यानी कि लगभग 60 से 70 सवाल आपके राजस्थान जीके के रहेंगे यहाँ पर, और कुछ सवाल आपके करंट अफेयर के यहाँ पर होने वाले हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों अदर एग्जाम वाले विद्यार्थी भी देख सकते हैं, जो कि पटवार एग्जाम, वीडियो एग्जाम या चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान जीके और करंट अफेयर के सवाल ही पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। और सेकंड ग्रेड वाले जो विद्यार्थी है वो तो इस वीडियो को जरूर देखिए, यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, COP29 के दौरान जारी जलवायु परिवर्तन सूचकांक सूची में भारत का स्थान दर्ज किया गया है। तो COP29 के दौरान जलवायु परिवर्तन सूचकांक सूची में भारत का स्थान कौन सा था दोस्तों? 10वां था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है? तो जैव अपघटनीय प्रदूषक आपका कौन सा हो जाएगा? सीवेज हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थानी भाषा के साहित्यिक रूप डिंगल के संबंध में सही कथन है। तो डिंगल आपने सुना होगा दोस्तों, डिंगल और पिंगल। तो डिंगल जो है ये राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप है आपका। तो यहाँ पर कथन दिए गए हैं, यह मूल रूप से वीर रस प्रधान काव्य है डिंगल आपका। और अचलदास खींचीरी वचनिका, राजरूपक, नाग दमन आदि डिंगल साहित्य की प्रमुख रचनाएं हैं। तो यहाँ पर दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। डिंगल जो है ये आपका वीर रस प्रधान काव्य है, और अचलदास खींचीरी वचनिका, राजरूपक और नाग दमन जो है वो इसकी प्रमुख रचनाएं हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, चरचरी रचना निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये आपका जो चरचरी होता है ये किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा गया है। तो चरचरी जो है दोस्तों उत्सव में ताल एवं नृत्य के साथ गाई जाने वाली रचनाएं हैं। तो ताल और नृत्य के साथ गाई जाने वाली रचनाएं जो है ये आपकी चरचरी कहलाती है। अगला सवाल देखिए, अबेड़ा महल कहाँ स्थित है? तो अबेड़ा महल कहाँ स्थित है? तो ये आपका कोटा में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, बड़वा का शिलालेख जो है ये कहाँ पर पाया गया आपका? तो ये भी आपका कोटा में हो जाएगा। कंसुआ का जो शिलालेख है ये भी कहाँ पर हो जाएगा आपका दोस्तों? कोटा में हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे खड़े गणेश जी का मंदिर पूछा जाए तो ये भी कहाँ पर हो जाएगा आपका? कोटा में हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, श्री जगत शिरोमणि मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन आपका जगत शिरोमणि मंदिर के संबंध में सत्य नहीं है? जगत सिंह कछवा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। तो जगत सिंह कछवा के द्वारा इस मंदिर का निर्माण नहीं करवाया गया था, रानी कनकावती के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसमें हिंदू देवी देवताओं की सजीव प्रतिमाओं से युक्त अति सुंदर गरुड़ मंडप है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। तो यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और यह आमेर में स्थित है। तो ये बात भी आपकी सही हो जाएगी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, राजस्थानी लोक संस्कृति में नावा, ठाला, फूल, पात आदि क्या है? तो नावा, ठाला, फूल, पात आदि आपके क्या हो जाएंगे? लोक देवी देवताओं के प्रतीक चिन्ह हो जाएंगे आपके, नावा, ठाला, फूल, पात। अगला सवाल देखिए, किणसरिया नागौर में किस लोक देवी का मंदिर स्थित है? तो किणसरिया नागौर में आपके केवाई माता का मंदिर स्थित है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मारवाड़ के किस प्रसिद्ध शासक ने ऊंच नीच जात पात को खत्म करने के लिए कुंडा पंथ चलाया था? तो कुंडा पंथ के संस्थापक आपके कौन हो जाएंगे दोस्तों? कुंडा पंथ के संस्थापक आपके राव मल्लीनाथ जी हो जाएंगे। राव मल्लीनाथ जी हो जाएंगे। और इनका प्रमुख मंदिर आपका कहाँ पर हो जाएगा? तिलवाड़ा, बाड़मेर में हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नाथद्वारा शैली के चित्रकारों में कौन शामिल नहीं थे? तो कमला इलायची, रामचंद्र और नारायण और चंपालाल और घासीराम जो है ये आपके नाथद्वारा चित्रशैली के चित्रकार हो जाएंगे। जबकि बक्ता और हरचंद्र जो है ये कहाँ के चित्रकार हो जाएंगे आपके? ये देवगढ़ के चित्रकार हो जाएंगे। तो देवगढ़ के चित्रकार आपके बक्ता और हरचंद हो जाएंगे। कमला इलायची, नारायण आपको ध्यान रखना है, और चंपालाल और घासीलाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्न में से अंग व आभूषण का कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो असुमेलित यहाँ पर बताना है। खीवण जो है ये आपका नाक में पहना जाता है। फोलरा जो है दोस्तों ये आपका पैर में पहना जाता है। फोलरा, फोलरी आपके पैर में पहने जाते हैं। बोरला आपका सिर पर पहना जाता है। और निगोदर कहाँ पर पहना जाता है? निगोदर आपका कान में पहना जाता है दोस्तों। कान के नीचे वाले हिस्से में आपका निगोदर पहना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 आपका गलत हो जाएगा। निगोदर में आपका कान होना चाहिए, जबकि यहाँ पर कमर दिया गया है। और कणकति जो है वो आपका कमर का हो जाएगा। पोमचा स्त्री प्रधान को बोलचाल की भाषा में कहा जाता है। तो बोलचाल की भाषा में क्या, इसे पीला पोमचा कहा जाता है दोस्तों। पीला पोमचा होता है और एक आपका गुलाबी पोमचा होता है। तो पीला पोमचा जो होता है दोस्तों
ये तो आपका लड़का के जन्म जब होता है तो उस पर पहना जाता है, और जब लड़की का जन्म होता है तब गुलाबी पोंचा पहना जाता है। अगला सवाल देखिए, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो बेणेश्वर मेले को कहा जाता है, और ये मेला आपका कब लगता है? माघ पूर्णिमा को लगता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल देखिए, मारी पिट्टीरो रंग सुरंग आ निपजे मालवे उपयुक्त लोकगीत का संबंध किस अवसर से है? तो इसका संबंध आपका विवाह से हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा राजस्थान का दुर्ग गिरि दुर्ग नहीं है? तो गिरि दुर्ग की श्रेणी में कौन सा दुर्ग नहीं आता है? गागरोन दुर्ग जो है दोस्तों, ये आपका ओदक दुर्ग या फिर जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो जल दुर्ग या ओदक दुर्ग की श्रेणी में गागरोन दुर्ग आता है, क्योंकि ये आपका दोस्तों कौन कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर स्थित है। बाकी चित्तौड़गढ़, सिवाना और जालोर जो है ये आपकी गिरि दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्न में से बूंदी के किस शासक का श्रीनाथ जी की सेवा करते हुए चित्रांकन बूंदी के महल में स्थित चित्रशाला में है? तो ये सवाल मैंने आपको करवाया दोस्तों, क्लास 10 की किताब में दिया भी गया है। बूंदी के शासक उमेश सिंह जो है दोस्तों, उनका श्रीनाथ जी की सेवा करते हुए चित्रांकन बूंदी के महल में स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित पिंगल साहित्य की रचनाओं को उनके लेखकों को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर लेखक का मिलान आपको करना है। अवतार चरित्र आपका दिया गया है नरहरि दास, अवतार चरित्र जो है ये नरहरि दास के द्वारा लिखी गई है। रामगुण सागर जो है ये प्रताप कुंवरी के द्वारा आपकी लिखी गई है। और अणबे वाणी जो है यहाँ पर संत रामचरण जी हो जाएगा, और विनय मालिका आपकी दयाबाई हो जाएगी। तो ये विनय मालिका आपको अलग से याद रखनी है, ये काफ़ी बार एग्जाम में आती है। तो विनय मालिका किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये दयाबाई के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, प्रताप कुंवरी आपकी रामगुण सागर हो जाएगा। नरहरि दास के द्वारा आपकी अवतार चरित्र लिखी गई है, और रामचरण जी के द्वारा अणबे वाणी लिखी गई है। अगला सवाल देखिए, किशनगढ़ की फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है? तो ये चरी नृत्य से आपकी संबंधित है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, निम्न में से लोकवाद यंत्रों का कौन सा समूह सुमेलित नहीं है? तो कौन सा समूह यहाँ पर सुमेलित नहीं है? मृदंग, चंग, खंजरी, नौबत ये आपका सुमेलित है। पुंगी, अलगोजा, नड और मसक जो है दोस्तों, ये भी आपके तत्ववाद में आ जाएंगे। रावण हत्ता और जंतर आपके तत्ववाद में है, लेकिन सतारा आपका सुशीलवाद में हो जाएगा। तो ये आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बाकी मंजीरा, झांझ और थाली और खड़ताल भी आपका सही है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है? माऊजी साबला डूंगरपुर हो जाएगा, धन्नाजी धुवनगांव टोक हो जाएगा, सुंदरदास जी आपका दौसा हो जाएगा, और यहाँ पर इनका पेनोरमा भी बनाया गया है। तो जसनाथ जी जो है ये पीपासर नागौर नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, पीपासर नागौर में आपके कौन हो जाएंगे? जाम्बोजी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे दोस्तों? जाम्बोजी हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। जसनाथ जी का संबंध तो आपका कतरियासर बीकानेर से हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, वैष्णवों की सर्वप्रधान गद्दी गलता जी जयपुर के संस्थापक कौन है? तो कृष्णदास परिहारी जो है दोस्तों, ये आपके गलता जी की जो पीठ है वैष्णवों की, उसके संस्थापक हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, संत रामचरण जी के संबंध में कुछ कथन यहाँ पर दिए गए हैं, उन पर विचार करना है। संत चरणदास जी आजीवन अविवाहित रहे। तो ये बात आपकी बिल्कुल सत्य है दोस्तों। ठीक है, संत चरणदास जी जो थे ये आपके आजीवन अविवाहित रहे थे, और संत चरणदास जी की समाधि आपकी दिल्ली में है, जहां प्रतिवर्ष बसंत पंचमी को मेला भरता है। तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्योहार गुडला मनाया जाता है। तो गुडला त्योहार आपका दोस्तों चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी से लेके ये चैत्र शुक्ल तृतीया तक आपका चलता है। ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में वर पक्ष का वधु के पिता द्वारा स्वागत किए जाने के रिवाज को क्या कहा जाता है? तो भैया वर पक्ष का वधु के पिता के द्वारा जो स्वागत किया जाता है उसे मधुपर्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मधुपर्क कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, जयपुर के किस शासक द्वारा राजपूत जाति में विवाह एवं श्राद्ध प्रथा पर व्यय को कम किया गया? तो विवाह पर जो आपका खर्चा होता है और श्राद्ध प्रथा पर जो खर्चा होता था उसको कम किया गया सवाई जयसिंह के काल में। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में ओरण क्या है? तो ओरण क्या हो जाएगा दोस्तों? ओरण जो है ये आपका भूमि का स्थान हो जाएगा जो कि पवित्र भूमि होती है दोस्तों। तो पश्चिमी राजस्थान की जो पवित्र उपवन होते हैं वो आपके ओरण कहलाते हैं। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है दोस्तों। बलदेव पशु मेला आपका मेड़ता सिटी नागौर में लगता है। चंद्रभागा पशु मेला आपका झालरापाटन झालावाड़ में हो जाएगा। रामदेव पशु मेला आपका कहाँ पर लगता है? नागौर में लगता है। और वीर तेजाजी पशु मेला आपका प्रवसन नागौर हो जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कौन से कथन यहाँ पर दोस्तों हिंदू त्योहारों के बारे में सही है? अक्षय तृतीया आपकी वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को आपकी दोस्तों अक्षय तृतीया आती है।
और निर्जला एकादशी आपकी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है, तो ये बात भी आपकी सही हो जाएगी। ये आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ सवाल है, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 1 और 2 आपका सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये उल्टा दिया गया है। आगे देखिए, निम्न में से किस ख्यात में मुगल मारवाड़ वैवाहिक संबंधों का विवरण प्राप्त होता है? तो मुगल और मारवाड़ वैवाहिक संबंधों का विवरण आपको मुंडियारी टिकानारी ख्यात में मिल जाएगा दोस्तों। तो मुंडियारी जो ख्यात है इसमें आपको मुगल मारवाड़ वैवाहिक संबंधों का विवरण मिल जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के राज्यपाल निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति नहीं हैं? तो राज्यपाल जो है दोस्तों वो राज्य के जो आपके विश्वविद्यालय होते हैं उनके कुलाधिपति होते हैं। तो राजस्थान विश्वविद्यालय के जयपुर के कुलाधिपति हो जाएंगे, राष्ट्रीय के नहीं होंगे दोस्तों, केंद्रीय के भी नहीं होंगे। तो यहाँ पर महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के भी ये हो जाएंगे। तो 1 और 4 यहाँ पर आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है, कौन सा यहाँ पर नहीं है? तो नहीं है पूछा गया है, यानी कि 2 और 3 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये पूछता राज्यपाल जो है किन विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति है, तब आप 1 और 4 आंसर करते। तो इसीलिए सवाल को ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो 2 और 3 आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति जिन्होंने सर्वप्रथम राजस्थान में राज्यपाल पद को अतिरिक्त प्रभार के रूप में संभाला। तो अतिरिक्त प्रभार के रूप में सबसे पहले स्वरूप सिंह ने संभाला था दोस्तों। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के राज्यपाल जो संविधान सभा के भी सदस्य रहे, तो संविधान सभा के भी आपके सदस्य रहे हैं, तो ये आपके जोगिंदर सिंह हो जाएंगे। तो राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो कि संविधान सभा के सदस्य रहे हैं, ये आपके जोगिंदर सिंह हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के राज्यपाल जो पूर्व में बीकानेर की डूंगर कॉलेज जो है दोस्तों उसके प्राचार्य रहे हैं। तो बीकानेर का जो डूंगर कॉलेज है उसके प्राचार्य आपके कौन रहे हैं? डॉक्टर संपूर्णानंद रहे हैं। और ये सवाल आपका दोस्तों PYQ में आ चुका है, तो आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर संपूर्णानंद यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान सरकार की समस्त कार्यपालिका संबंधी कार्यवाहियाँ राजस्थान के राज्यपाल के नाम से की हुई मानी जाती है, इसका संवैधानिक उपबंध है। यानी कि राज्यपाल के नाम पर आपके कार्य किए जाते हैं दोस्तों, तो ये किस में वर्णित है? ये आपके अनुच्छेद 166 में वर्णित है। अगला सवाल देखिए, अनुच्छेद 176 के तहत राजस्थान के राज्यपाल द्वारा राजस्थान विधानसभा में विशेष अभिभाषण किस अवसर पर दिया जाता है? तो 2 बार आपका विशेष अभिभाषण दिया जाता है, यानी 2 अवसर पर दिया जाता है। एक तो आपका दोस्तों बजट सत्र के आरंभ में दिया जाता है, और एक आपका राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के बाद प्रथम सत्र के आरंभ में दिया जाता है। तो यहाँ पर 1 और 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के बाद प्रथम सत्र जब प्रारंभ होता है तब दिया जाता है, और बजट सत्र के आरंभ में दिया जाता है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री जो राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर भी रहे, तो ये कौन हो जाएंगे आपके दोस्तों? ये भैरव सिंह शेखावत हो जाएंगे। भैरव सिंह शेखावत जो है ये आपके मुख्यमंत्री भी रहे हैं और प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं। अब तक राजस्थान विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव कितनी बार लाया जा चुका है? तो विश्वास प्रस्ताव आपका 5 बार लाया जा चुका है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान विधानसभा के किसी सदस्य की दल बदल संबंधी अयोग्यता जो होती है, इसका निर्धारण कौन करता है दोस्तों? कि किसी भी प्रश्न पर उसकी सदस्यता का निर्णय कौन करेगा? तो राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष करता है दल बदल संबंधी मामलों में, यह आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो राजस्थान विधानसभा की जो कार्य सलाहकार समिति है इसके वर्तमान अध्यक्ष आपके वासुदेव देवनानी हो जाएंगे। राजस्थान विधानसभा में सर्वाधिक बार नेता प्रतिपक्ष पद पर रहे हैं, तो सर्वाधिक बार नेता प्रतिपक्ष पद पर कौन रहे हैं? लक्ष्मण सिंह, भैरव सिंह शेखावत, परशुराम मदेरणा या पूनम चंद बिश्नोई? तो बताइए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका लक्ष्मण सिंह हो जाएगा। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान का विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जिसमें सर्वाधिक पंजीकृत मतदाता है, तो ये आपका झोटवाड़ा जयपुर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्तमान में राजस्थान सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम नहीं है? तो राजस्थान सरकार का एक फ्लैगशिप कार्यक्रम नहीं है। आपकी 25 फ्लैगशिप योजनाएं चल रही दोस्तों, उनमें से कौन सी यहाँ पर आपकी नहीं है? कर्मभूमि से मातृभूमि आपकी है, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान भी है, और मिशन जो है आपका हरियालो राजस्थान ये भी है। लेकिन यहाँ पर कैच द रेन अभियान नहीं है दोस्तों, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ERCP जो योजना है आपकी दोस्तों, इसके बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। जनवरी 2025 में राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना का नाम परिवर्तित करके राम जल सेतु लिंक परियोजना किया गया, तो ये बात बिल्कुल सही है। यह देश की नदियों को जोड़ने की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना का दूसरा प्रोजेक्ट है, तो ये बात भी यहाँ पर आपकी सही हो जाएगी दोस्तों। इस योजना में राजस्थान के 29 जिले लाभान्वित होंगे, तो ये बात गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर 17 जिले ही आपके लाभान्वित होंगे। तो यहाँ पर 1 और 2 आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए,
जनवरी 2025 में भारत सोलर एक्सपो के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत सोलर एक्सपो के दूसरे संस्करण का आयोजन आपका JCC सीतापुरा जयपुर में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा प्रशासनिक इकाइयों में सुधार व पुनर्गठन हेतु राजस्व विभाग के अधीन एक समिति गठित की है, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? ललित के पवार को बनाया गया है। ठीक है, तो प्रशासनिक इकाइयों में सुधार करने हेतु आपकी एक समिति का गठन किया गया है, ललित के पवार समिति। अगला सवाल देखिए, मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट द्वारा वर्ष 2025 हेतु जो मारवाड़ रत्न पुरस्कार दिए गए हैं उनमें से असंगत युग्म आपको बताना है दोस्तों। राव जोधा सम्मान जो है ये प्रेम भंडारी दिया गया है, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। महाराजा विजय सिंह सम्मान आपका बतुल बेगम दिया गया है, ये भी आपका सही हो जाएगा। पद्मश्री सीताराम लालस सम्मान दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों आपका भाटी करके कोई है, वो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। लता कछवा यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, देव सिंह भाटी करके है, वो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। चिरंजीव युवराज शिवराज सिंह सम्मान आपका अवनी लेखरा को दिया गया है, तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड फोर आपका करेक्ट है, थर्ड यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो राव जोधा सम्मान प्रेम भंडारी याद रखना, विजय सिंह सम्मान बतुल बेगम, चिरंजीव युवराज शिवराज सिंह सम्मान आपका अवनी लेखरा। अगला सवाल देखिए, 38वें राष्ट्रीय खेलों के संबंध में निम्नलिखित में से असंगत युग्म बताना है। महक शर्मा का संबंध वुशु से हो जाएगा। रजत चौहान आपका तीरंदाजी से संबंधित है और हरचरण सिंह आपका वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। और अनंतजीत सिंह नरूका जो है वो एथलेटिक्स दिया गया है, ये गलत हो जाएगा। इनका संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों? शूटिंग से हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन करना है दोस्तों। ई व्हीकल प्रमोशन फंड यहाँ पर 200 करोड़ दिया गया है, बिल्कुल सही है। विवेकानंद रोजगार सहायता कोष 500 करोड़ होगा यहाँ पर आपका 300 करोड़ दिया गया है, तो ये कितना हो जाएगा? 500 करोड़ हो जाएगा। गिग एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्क्स डेवलपमेंट फंड आपका 350 करोड़, ये भी आपका बिल्कुल सही है। और महाकोष का गठन किया गया था, इसके लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रस्तावित राशि है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ई व्हीकल प्रमोशन फंड की बात की जाए तो 200 करोड़ है। गिग एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्क्स डेवलपमेंट की बात की जाए तो 350 करोड़ है। और विवेकानंद रोजगार सहायता कोष की बात की जाए तो ये 500 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, और महाकोष आपका 3500 करोड़ रुपए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नीति 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी, तो यह बात बिल्कुल सही है आपकी दोस्तों। इसके अलावा इस नीति के तहत आगामी 5 वर्षों में राजस्थान में 300 मेगावाट क्षमता का डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा। तो कितने मेगावाट का? 300 मेगावाट का डेटा सेंटर यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर गलत है दोस्तों। इस नीति के अंतर्गत डेटा सेंटर निर्माण पर 10 वर्षों हेतु 50 करोड़ रुपए तक का निवेश प्रोत्साहन दे है, यह आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राज्य बजट 2025-26 के अंतर्गत मक्का फसल की उत्पादकता वृद्धि तथा मूल्य संवर्धन हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेज कहाँ खोला जाना प्रस्तावित है? तो ये बांसवाड़ा में खोला जाना प्रस्तावित है आपका मक्का के लिए, तो ये आप ध्यान रखेंगे। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेज आपका बांसवाड़ा। हाल ही में प्रारंभ की गई पंचगौरव योजना जो है दोस्तों, इसका क्रियान्वयन किस विभाग के द्वारा किया जा रहा है? तो आयोजना विभाग के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा भारत में असमुदायात्मक दबाव समूह नहीं है? तो असमुदायात्मक दबाव समूह आपका कौन सा नहीं है? सिंडिकेट, युवा तुर्क, मारवाड़ी एसोसिएशन या AMO? तो ये AMO नहीं है दोस्तों। निम्न में से कौन सा दबाव समूह व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करता है? तो एसोकेम जो है ये व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करता है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। राजनीतिक दलों के पंजीकरण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजनीतिक दल जो होते हैं उनका पंजीकरण का प्रावधान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A में है, तो ये बात आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी दोस्तों। 29A में प्रावधान है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A में राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान है, तो ये बात बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय चुनाव आयोग राजनीतिक दलों का पंजीकरण, चुनाव चिन्ह आवंटन, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दल की मान्यता देने का कार्य करता है, तो यहाँ पर दोनों बातें आपकी सही हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर दोस्तों आपको असुमेलित का चयन करना है। बहुजन समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा आपका कब मिला? 2004 में मिला। भारतीय जनता पार्टी को 1980 में मिला और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1952 में मिला। नेशनल पीपल्स पार्टी यानी NPP को यहाँ पर 2023 दिया गया, जो कि गलत है। इसको दोस्तों राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब मिला? तो 2019 में इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसकी स्थापना 2012 में की गई थी। यह आपकी पूर्वी भारत यानी कि मेघालय साइड की दोस्तों पार्टी हो जाएगी NPP, तो इसको राष्ट्रीय दल का दर्जा 2019 में दिया गया। बहुजन समाज पार्टी आप ध्यान रखेंगे,
ठीक है। बीएसपी तो इसको कब दिया गया दोस्तों, आपके 2004 में, भारतीय जनता पार्टी को 1980 में और राष्ट्रीय कांग्रेस को 1952 में। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है दोस्तों, आजूस पार्टी जो है दोस्तों, आजसू पार्टी, इसका आपका चुनाव चिन्ह क्या है? तो इसका चुनाव चिन्ह आपका केला हो जाएगा। आजसू पार्टी का केला हो जाएगा। असम गण परिषद का आपका हाथी हो जाएगा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट का आपका नांगोल हो जाएगा दोस्तों, और टिपरा मोथा पार्टी का आपका अनानास हो जाएगा। तो कभी कभार आपके ऐसे सवाल भी पूछ लिए जाते हैं। तो आजसू पार्टी का केला है, असम गण परिषद का आपका हाथी हो जाएगा दोस्तों, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट का आपका नागोल हो जाएगा और टिपरा मोथा पार्टी का अनानास हो जाएगा। अब आगे देखिए, 18वीं लोकसभा में द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम यानी डीएमके पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई? तो डीएमके जो पार्टी है आपकी दोस्तों, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, इसको कितनी सीटें प्राप्त हुई है? तो 22 सीटें इसको प्राप्त हुई है। ग्राम सभा का संबंध राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के किस अध्याय से है? तो ग्राम सभा का जो संबंध है दोस्तों, वो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के किस अध्याय से है? तो अध्याय 2A से हो जाएगा, अध्याय 2A से हो जाएगा। अब यहाँ पर सूची 1 को दोस्तों सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है। अब ये समितियाँ मैंने आपको काफ़ी बार करवाई हुई है। सादिक अली समिति सबसे सीधी आपकी 1964 आपको ध्यान रखना है। शिवचरण माथुर समिति में 2000 आपका हो जाएगा दोस्तों। हरलाल सिंह खर्रा समिति भी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका 1990 हो जाएगा। और अरुण कुमार समिति में आपका 1996 हो जाएगा। तो ये आप मिलान करोगे तो यहाँ पर 2 आपका हो जाएगा, फिर आपका 4 हो जाएगा। तो 2, 4, 3rd 1 आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, तो 2, 4, 3rd 1 यानी कि ऑप्शन 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री जो पद ग्रहण के समय राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं थे, तो पद ग्रहण के समय राजस्थान विधानसभा के सदस्य आपके कौन नहीं थे? भैरव सिंह शेखावत नहीं थे। अगला सवाल देखिए दोस्तों, संविधान में मुख्यमंत्री पद का उल्लेख किस रूप में किया गया है? तो संविधान में अगर आपसे पूछा जाए मुख्यमंत्री पद का उल्लेख जो है ये किस रूप में आपका किया गया है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो किस रूप में हुआ है आपका दोस्तों? राज्य मंत्रिपरिषद के मुखिया के रूप में हुआ है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री जिन्हें कवित्री महादेवी वर्मा पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के कारण पद से त्यागपत्र देना पड़ा, तो ये आपके कौन हो जाएंगे? जगन्नाथ पहाड़िया हो जाएंगे दोस्तों। इन्होंने क्या किया था? महादेवी वर्मा जो थी उन पर एक टिप्पणी की थी और इसी वजह से इनको त्यागपत्र देना पड़ा था। तो ये आपके कौन हो जाएंगे? जगन्नाथ पहाड़िया हो जाएंगे। अब अगला सवाल देखिए दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पर आपका, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के उपरांत अब तक राज्यपाल में पंचायती राज के चुनाव कितनी बार हो चुके हैं? तो 1994 में दोस्तों आपका पंचायती राज अधिनियम आया, इसके बाद पंचायती राज के चुनाव कितनी बार हो चुके हैं? ये सवाल आपका पूछा जा चुका है, तो ध्यान भी रखना है, 6 बार हो चुके हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए दोस्तों, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में संशोधन कर ग्राम सेवक का पदनाम बदलकर ग्राम विकास अधिकारी किया गया? तो ग्राम विकास अधिकारी दोस्तों ये नाम किया गया था आपका, ग्राम सेवक का नाम बदलकर। तो ये कौन सी धारा में किया गया? तो 89(2)I में ये किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो धारा 89 हो जाएगी, 2I हो जाएगी, ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। एटलीस्ट 89 तो आप ध्यान रखिए। अगला सवाल देखिए, अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन हेतु राजस्थान पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित हुआ? अब सवाल को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, जो अनुसूचित क्षेत्र है वहाँ पर प्रशासन हेतु राजस्थान पंचायत अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित हुआ? यहाँ पर बात की जा रही है दोस्तों शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, तो यहाँ पर 1999 आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा किस वर्ष ऑन स्क्रीन मार्किंग की शुरुआत की गई? तो ये 2013 में आपकी की गई थी ऑन स्क्रीन मार्किंग की शुरुआत। ये सवाल मैंने आपको करवाया हुआ है पहले। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में असत्य कथन आपको बताना है। जून 2023 में गंगाराम मूलचंदानी राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए, तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये 2024 में आपके नियुक्त किए गए थे, तो ये कथन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर बाकी 3 कथन आपके सही है, जैसे कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में आपका संशोधन 2006 में हुआ था, इसके तहत 1 अध्यक्ष और 2 सदस्यों का प्रावधान किया गया है, तो ये बात आपकी सही है। मानवाधिकार आयोग का गठन 18 जनवरी 1999 में हुआ था, ये बात भी आपकी सही है। और कांता भटनागर राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष है, ये बात भी आपकी सही हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय किस समिति की सिफारिश पर जयपुर से अजमेर स्थानांतरित किया गया? तो ये सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर ट्रांसफर किया गया था। अगला सवाल है आपका दोस्तों, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति में कौन शामिल नहीं होता? तो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति में कौन शामिल नहीं होता है आपका मानवाधिकार आयोग में? तो ये मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं होता है, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश जो है दोस्तों ये लोकायुक्त वाली समिति में शामिल होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है।
ठीक है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान सचिव कौन है? तो सचिव की बात यहाँ पर की जा रही है, तो वर्तमान सचिव आपके घनेन्द्र भान चतुर्वेदी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? घनेन्द्र भान चतुर्वेदी हो जाएंगे। अगला सवाल है आपका, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन देखिए, आरपीएससी अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य रूप में या किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति का पात्र होगा। दूसरा है, आरपीएससी का सदस्य आरपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। तो ये तो गलत हो गया आपका, ये हो सकता है, तो यहाँ पर केवल 1 आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल देखिए, राज्य सचिवालय के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो संविधान के अनुच्छेद 166 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित कार्यविधि नियम के अनुसार सचिवालय का प्रशासन संचालित होता है। एक ही सचिव के प्रभार में एक से अधिक विभाग रखे जा सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, मुख्य सचिव का चयन कौन करता है? तो मुख्य सचिव का चयन मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल है आपका, मेवाड़ पुकार है। तो मेवाड़ पुकार क्या हो जाएगी दोस्तों? मोतीलाल तेजावत के द्वारा मेवाड़ महाराणा को प्रस्तुत किए गए थे आपके 21 सूत्रीय मांग पत्र। तो 21 सूत्रीय मांग पत्र जो कि आपका मोतीलाल तेजावत के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर ने अंतिम मुगल अभियान किसके नेतृत्व में भेजा था? तो अंतिम मुगल अभियान महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजा गया था 1585 में दोस्तों। किसको भेजा गया था? जगन्नाथ कछुआ को भेजा गया था, और ये सबसे अंतिम अभियान था। ऑप्शन 4 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की सेना द्वारा रणथंभौर के किले की घेराबंदी के समय उसका कौन सा सेनापति राणा हमीरदेव के सैनिकों द्वारा मारा गया था? तो ये नुसरत खां मारा गया था। अगला सवाल है, राणा सांगा व बाबर की सेना के मध्य बयाना का युद्ध किस दिन लड़ा गया था? तो यहाँ पर बात की जा रही है बयाना के युद्ध की। तो बयाना का युद्ध जो है ये फरवरी में लड़ा गया था, और 1527 में लड़ा गया था। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। जबकि बात की जाए खानवा के युद्ध की, तो ये आपका दोस्तों मार्च 1527 में लड़ा गया था। तो एक फरवरी में हो जाएगा और एक आपका मार्च में हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मई 1942 में मारवाड़ लोक परिषद द्वारा किया गया आंदोलन था। तो मारवाड़ लोक परिषद जो है दोस्तों, इसके द्वारा मई 1942 में एक आंदोलन चलाया गया था, उत्तरदायी शासन आंदोलन। तो उत्तरदायी शासन आंदोलन इसे कहा जाता है, या सरकार जवाबदेही आंदोलन भी इसे कहा जाता है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। किस ब्रिटिश अधिकारी ने 1857 में कोटा को क्रांतिकारियों से मुक्त करवाया था? तो कोटा में क्रांति मेहराब खां और जयदयाल के द्वारा 15 अक्टूबर 1857 को की गई थी दोस्तों, और ये लगभग 6 महीने तक आपकी क्रांति चली थी। उसके बाद आपका लगभग 28 मार्च 1858 में, तो 28 मार्च 1858 में दोस्तों जनरल पी रॉबर्टस यानी रॉबर्टस के द्वारा इसका दमन किया गया था। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, मदनपाल की सहायता से। मदनपाल आपका करौली का शासक हो जाएगा 1857 के समय। बरड़ का किसान आंदोलन किस भूतपूर्व रियासत से संबंधित था? तो बरड़ किसान आंदोलन आपका बूंदी से संबंधित है। अगला सवाल देखिए, 1857 की क्रांति के समय बडलू का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? तो बडलू का युद्ध मारवाड़ और आसोप के मध्य हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 आपका सही जाएगा। अगला सवाल देखिए, पृथ्वीराज चौहान की विजय नीति को बढ़ते हुए काल क्रमानुसार लगाते हुए सही उत्तर बताइए। तो भंडानक, चंदेल, चालुक्य और गढ़वाल। सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान के द्वारा भंडानकों का दमन किया गया था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 1166 में दोस्तों इनका जन्म हुआ था, और 1177 में ये आपके राजा बने थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कपूरवी देवी इनकी संरक्षिका बनी थी, और सबसे पहले इन्होंने भंडानकों का दमन किया था। फिर उसके बाद आपके चंदेल आ जाएंगे, फिर उसके बाद आपके चालुक्य आ जाएंगे, और फिर गढ़वाल आ जाएगा। यानी कि सबसे पहले चंदेल आपके आ जाएंगे दोस्तों, परमादिदेव आ जाएगा, भीम द्वितीय आपका आ जाएगा, फिर यहाँ पर जयचंद गढ़वाल आ जाएगा। तो इनको हराया था। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अब यहाँ पर मिलान करना है दोस्तों, अंजना देवी, नारायणी देवी, शांता त्रिवेदी और रत्ना शास्त्री। तो राजस्थान महिला परिषद की संस्थापक आपकी कौन हो जाएगी? तो ये तो दोस्तों आपकी शांता त्रिवेदी हो जाएगी। कौन हो जाएगी? शांता त्रिवेदी हो जाएगी। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना रत्ना शास्त्री के द्वारा की गई। भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना नारायणी देवी वर्मा के द्वारा की गई। और रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला आपकी कौन हो जाएगी? अंजना देवी हो जाएगी। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखिए, आहड़ संस्कृति का व्यापारिक संबंध अन्य देशों से था, यह आहड़ से प्राप्त किस साक्ष्य से प्रमाणित होता है? तो लेपिस लाजुमी सिक्का आपका आहड़ से प्राप्त हुआ था। इससे यह पता चलता है कि आहड़ संस्कृति का व्यवहारिक संबंध जो है यह अन्य देशों से रहा है। अगला सवाल देखिए, कांगड़ कांड का संबंध किस प्रजामंडल से था? तो कांगड़ कांड का संबंध आपका बीकानेर प्रजामंडल से हो जाएगा दोस्तों। यह सवाल अभी आपका दोस्तों आरएस के एग्जाम में पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25 से 26 जून 1946 को उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह द्वारा नियुक्त संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो संवैधानिक सलाहकार आपका कौन हो जाएगा? के एम मुंशी हो जाएगा। ठीक।
ठीक है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। के.एम. मुंशी जो है दोस्तों, ये महाराणा भूपाल सिंह द्वारा नियुक्त किए गए थे संवैधानिक सलाहकार के तौर पर 25 से 26 जून 1946 को। अगला सवाल देखिए, प्रतिहार शासक भोज प्रथम मीर भोज के संबंध में निम्न कथनों में से कौन से असत्य है। मीर भोजकालीन सिक्कों पर श्री मदादिवरा का अंकन मिलता है, तो श्री मदादिवरा का अंकन मिलता है, ये बात आपकी सही है। अरब यात्री सुलेमान जो था दोस्तों, ये इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु बताया है भोज प्रथम को। तो सुलेमान जो है भोज प्रथम के काल में आया था और इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु बताया है सुलेमान ने भोज प्रथम को, ये बात आपकी सही हो। बंगाल का गौड़ शासक देवपाल भोज प्रथम का समकालीन था, तो ये बात भी आपकी सही हो जाएगी। ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार इसने कन्नौज के शासक चक्रायुद्ध को पराजित किया था, तो चक्रायुद्ध को पराजित दोस्तों नागभट्ट द्वितीय ने किया था, तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, बिजोलिया आंदोलन के विषय में कौन से कथन आपके सत्य है। विजय सिंह पथिक ने उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी, सही बात है। कांग्रेस में जो अमृतसर अधिवेशन हुआ था आपका 1920 में दोस्तों, उसमें तिलक ने बिजोलिया संबंधी प्रस्ताव रखा था। इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का श्रेय गणेश शंकर विद्यार्थी को जाता है, तो ये बात भी आपकी सही हो जाएगी। तो यहाँ पर तीनों कथन आपके सही हो जाएंगे। गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा प्रताप नामक समाचार पत्र कानपुर से निकाला गया था, तो उनका काफ़ी बड़ा योगदान इसमें रहा था। बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में हुई थी, तो ये कलकत्ता में हुई थी। अगला सवाल देखिए, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड, मानगढ़ हत्याकांड जो हुआ था, ये आपका कब हुआ था, तो 17 नवंबर 1913 को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 17 नवंबर 1913 को हुआ था। इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, अच्छा यहाँ पर गोलीबारी किसने की थी, ये आप मुझे कमेंट करके बताना। मानगढ़ हत्याकांड जो हुआ था दोस्तों, यहाँ पर गोलीबारी किसके द्वारा की गई थी, ये सवाल भी एग्जाम में पूछा जाता है। और एक आपका निमराना हत्याकांड हुआ था दोस्तों मई 1925 में, वहाँ पर छज्जू सिंह के द्वारा गोलीबारी की गई थी। और मानगढ़ में गोलीबारी किसके द्वारा की गई थी, ये आप मुझे कमेंट करके बताना। सत्यनारायण राव समिति ने वन व सहकारी विभाग का कार्यालय कहाँ रखने की सिफारिश की, तो कोटा में दोस्तों वन और सहकारी विभाग का कार्यालय हो जाएगा। शिक्षा का आपका बीकानेर में हो जाएगा। खनिज का आपका उदयपुर में हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल देखिए, किस सभ्यता स्थल से खिलौना गाड़ी के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो खिलौना गाड़ी के अवशेष आपके कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। निम्न में से आहड़ सभ्यता स्थल से प्राप्त अवशेष नहीं हैं, तो आहड़ सभ्यता से दोस्तों आपके आभूषणों सहित समाधान प्राप्त हुआ है, यानी कि मरने के बाद आभूषणों के साथ ही दफनाया जाने का जो अवशेष है यह आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुआ है। धूप में सुखाई गई ईंटें, ये बात आपको ध्यान रखनी है, धूप में सिकाई गई ईंटें यहाँ पर प्राप्त हुई है। यहाँ पर यह बोला गया धूप में सुखाई गई ईंटें, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आग में पकाई गई ईंटें नहीं बोला गया है, धूप में सुखाई गई ईंटें बोला गया है। रंगाई छपाई में प्रयुक्त ठप्पे भी यहाँ पर हो जाएंगे। लेकिन पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य आपके दोस्तों ये बागोर से प्राप्त हुए हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखिए, इतिहासकार बी.एन. पाठक ने अपने ग्रंथ उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास में किसे हिंदू भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट कहा है, तो दोस्तों बी.एन. पाठक जो है, ये इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है आपका, तो ध्यान रखना है। बी.एन. पाठक जो है दोस्तों, इनके द्वारा उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास में किसे हिंदू भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट कहा है, तो ये महेंद्र पाल प्रथम को कहा गया है। इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है, ध्यान रखना। बी.एन. पाठक ने किसको कहा है, महेंद्र पाल प्रथम को कहा है। किस मुगल सम्राट ने महाराजा राज सिंह को 5000 जात व सवार का मनसब प्रदान किया था, तो दोस्तों महाराजा राज सिंह को 5000 जात और सवार का मनसब प्रदान किया था। अब यहाँ पर जो आंसर की दी गई है उसमें इसका आंसर साझा दिया गया है, पर मुझे ऐसा लगता है इसका आंसर औरंगजेब होगा, तो इसको एक बार आप लोग भी कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 1572-73 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर का प्रशासक किसे नियुक्त किया था, तो जोधपुर का प्रशासक किसे नियुक्त किया था, तो राय सिंह बीकानेर को नियुक्त किया था जोधपुर का प्रशासक अकबर के द्वारा। बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित कमीशन आपका कौन सा हो जाएगा, तो ट्रेंच कमीशन का संबंध आपका बेंगू किसान आंदोलन से हो जाएगा। संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, ये आपसे पूछा गया है, तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर तीसरे चरण की बात की जा रही है। अगला सवाल देखिए, लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र डेली हेराल्ड ने राजस्थान के किस किसान आंदोलन के समर्थन में लेख छापे थे, तो ये आपका शिखर किसान आंदोलन जो था दोस्तों, इसका जो लेख था वो लंदन में जो आपका समाचार था डेली हेराल्ड उसमें छपा था, ये आपको ध्यान रखना है। निम्न में से किस नाम से राव चंद्रसेन को नहीं जाना जाता है, तो राव चंद्रसेन को विस्मृत नायक, भूला बिसरा राजा और प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। लेकिन राठौड़ों का यूलिसेस किसे कहा जाता है दोस्तों, तो राठौड़ों का यूलिसेस जो है दोस्तों ये तो दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अच्छा आप लोग कमेंट करके बताना दुर्गादास राठौड़ जो है इनकी छतरी कहाँ पर स्थित है। ठीक है, अच्छा सवाल है, कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो हमने डिस्कस की है दोस्तों। एन.वी. गॉडगिल के द्वारा जो पहला आपका चरण था और दूसरा चरण जो था
यानी मत्स्य संघ, और जो आपका दूसरा चरण हुआ है इनका उद्घाटन किया गया। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तीसरे चरण का उद्घाटन किया गया था और सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा चौथे चरण का यानी कि वरद राजस्थान का उद्घाटन किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।